आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। इजरायल और हमास के बीच में पिछले 15 दिन से खूनी खेल चल रहा है और इसको लेकर हम बात करेंगे कि कैसे अब समीकरण बदल गए और फिलहाल सीज फायर के तौर पर यह बंद हो गया है। आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। इजरायल और हमास के बीच में पिछले 15 दिन से चल रहा खूनी खेल फिलहाल सीज फायर के तौर पर बंद है। दोनों देशों में बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी और वो रिहाई शुरू भी हो गई। पहले दिन इजरायल की 3 महिला बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया। इसके बदले में इजरायल ने भी 90 कैदियों को रिहा किया। गाजा में शांति का समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। ट्रंप की शपथ से कुछ घंटे पहले ही ये हुआ। इसमें ताज्जुब मत मानिएगा, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो इसमें क्या ये अज्यूम किया जाए, ये मान लिया जाए कि ट्रंप फैक्टर का असर है या फिर कतर और मिस्र की मेहनत का असर है, क्योंकि मध्यस्थता इन्हीं के जरिए हुई थी। क्या ट्रंप के आने से दुनिया भर में युद्ध बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके इंडिकेशंस तो मिलने शुरू हो गए हैं। क्या ट्रंप ने गाजा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का प्लान बना लिया है? सवाल ये भी कि गाजा को कैसे फिर से बसाया जाएगा, किसकी देखरेख में ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ कयास लग ही रहे थे। देखिए, इजरायल और गाजा के बीच में युद्ध विराम पर सहमति बनी और ये जो खूनी संघर्ष था वो पिछले 15 दिन में शांत होता हुआ दिखा भी है। बंधकों की रिहाई भी हुई। इसी खबर को लेकर हम लोगों के बीच में गए कि क्या इसे सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का असर समझा जाए या फिर जो मध्यस्थता करने वाले अलग अलग देश हैं, क्या उनकी मध्यस्थता इसके पीछे वजह हो सकती है। हमने लोगों के बीच में जाकर सवाल पूछा। हमने पहला सवाल पूछा, गाजा में युद्ध विराम किसकी वजह से हुआ। इसमें हमने कुछ ऑप्शंस भी रखे। इसमें 12% लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी इसमें वजह हमें समझ में आते हैं। 29% लोगों ने यह भी कहा कि जो बाइडेन इसके पीछे हो सकते हैं। हालांकि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते हुए ही कुछ इंडिकेशंस दे दिए थे युद्ध विराम को लेकर। इसमें 47% लोग कह रहे हैं कि कतर के पीएम इसके पीछे हमें बड़ी वजह लगते हैं, क्योंकि मध्यस्थता तो कतर की वजह से ही हुई है। 12% ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि जो ज्यादातर परसेंटेज है वो कतर को लेकर है, क्योंकि कतर ने ही मध्यस्थता का काम किया। हालांकि मध्यस्थता करने वाले जो देश थे उनमें भारत भी था, लेकिन अब जाकर ये संघर्ष विराम हुआ है। साथ ही साथ दूसरा सवाल जो हमने लोगों में जाकर पूछा, हमारे सर्वे का दूसरा सवाल था, गाजा में युद्ध विराम के बाद क्या वहां के लोगों को उनकी जमीन मिल जाएगी। यहाँ 64% लोग मान रहे हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है उनकी जमीन वापस मिलेगी। 33% कह रहे हैं कि नहीं, इसके चांसेस कम लगते हैं। 3% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए दिखे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, यानी 64%। एक बड़ी तादाद है जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, युद्ध विराम के बाद वहां के लोगों को उनकी जमीन मिल जाएगी। गाजा में जो लोग छोड़कर चले गए थे उन्हें फिर से यहाँ बसाया जाएगा। लेकिन बसाने का वो पूरा प्लान क्या होगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से प्लानिंग कर ली है? क्योंकि यहाँ शपथ ली, कुछ घंटों बाद ही फैसलों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और अलग अलग तरीके से खबरें निकलकर सामने आती रहीं। शपथ लेने के बाद से ही और शपथ लेने के दौरान की भी तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रही। और साथ ही साथ जिस तरीके से टैरिफ को लेकर कहा जा रहा था, टैरिफ लगा देना या फिर युद्ध विराम के संकेत अलग अलग देशों को लेकर, जिसमें रूस यूक्रेन भी हैं, इनका सामने आना, ये अलग अलग तरीके से सामने आया है। इसको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। विदेश मामलों के जानकार भी हैं आप और इस पूरी खबर पर आप बताएंगे। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी इस पूरी खबर को और घटना को देखना चाहिए, तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और मेहमान मेरे साथ में जुड़े हैं, उन्हें भी मैं डिबेट में लाना चाहूंगी और उनसे भी ये समझना चाहूंगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेना क्या असर डाल रहा है। मेरे साथ में और पीयूष पंत जी भी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत मैं करूंगी। निपुण जी, मुझे ये जरूर बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप का जीतने के बाद से ही असर दुनिया के अलग अलग देशों में दिख रहा था, लेकिन वो असर ज्यादा दिखने लगा है अब शपथ ग्रहण के बाद से। जी बिल्कुल। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का देखिए कि हम पहले से मान रहे थे कि काफी ज्यादा जो वो पावर अपने चुनाव रैलियों में कह रहे थे, या उसके अलावा हम देखे चुनाव जीतने के बाद वो कह रहे थे, तो हमें बहुत सारे इम्पैक्ट है मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिला। उनकी धमकी का कितना असर हुआ कि भाई मैं अगर हमस ने बंदियों को नहीं छोड़ा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये डील हमारे सामने आती है, जिस डील को हम देखते हैं कि रिहाई होगी तो 3 चरणों में पूरी होगी, कंप्लीट होगी। हालांकि अभी इस पूरी डील के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
उस प्रोटेस्ट में हम देखें तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जो हैं इजराइल के, वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि 3 चरणों में एक लंबा टाइम इसके लिए होगा, देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कनाडा के अंदर भी आप देखें जिस प्रकार से परिवर्तन आया, वो आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन को लेकर। आप देखते हैं कि पुतिन साहब ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं, तो पुतिन साहब का ट्वीट आता है, कहते हैं कि हाँ, अब हम जो है यूक्रेन में जो वॉर है, जो रशिया यूक्रेन वॉर का, उसकी स्थायी शांति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबली काफी सारे चेंजेस, हालांकि ये है कि धमकियां भी इसमें देखने को मिलती है, चाहे वो पनामा को लेकर हो, ब्रिक्स को लेकर हो, वो भी हमको देखने को मिल जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि करीब आप सोचिए 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो एक साथ क्या करते हैं, पास करते हैं। हाँ। जिसमें हम इंटरनल भी देखते हैं, एक्सटर्नल भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो वाकई में पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगी, चाहे इनलीगल माइग्रेशन का इश्यू हो, पेरिस एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट पेरिस ट्रीटी की हम बात करें, अपने यहाँ पर खुद जो बिजली या जो भी आपका एनर्जी के लिए जितने उनके रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से यूज करने की हम बात करें, WHO से बना उनको बाहर करने की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस कई हैं ऐसी जो ऐतिहासिक ग्लोबल। बातें हैं जिनका जिक्र हो रहा था और अब उन्हें फैसले के तौर पर सामने लाया भी जा रहा है। और ये जो भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं जिसमें 471 दिन बाद बंधुकों को रिहा किया गया, वो अपने घर लौटे, गले मिले, और ये पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा है। और मैं माफी चाहूंगी ध्रुव कटोच जी, मैंने आपको मेजर कहा था, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं आप, ध्रुव कटोच जी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं और जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध की स्थिति अभी दिख रही है, जो तनाव दिख रहा है, क्या आप ये समझें कि एक एक करके वो तनाव दूर होने वाला है, जिसकी शुरुआत शपथ से कुछ घंटे पहले हो गई थी, वो इजरायल और गाजा में युद्ध विराम के तौर पर थी, और उधर पुतिन भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष विराम पर बात कर सकते हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुकेगा क्या? धन्यवाद रचना जी। देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये जो दो बड़े लंबे अरसे से ये युद्ध जो चल रहे थे, एक रूस और यूक्रेन के बीच में और दूसरा इजराइल और हमास के साथ, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। सीज फायर इस समय पर इजराइल और हमास के साथ हो चुका है। ये बड़ा टेन्यूअस सा सीज फायर है। अभी तक आगे कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है ये होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर दबाव डाला है प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों इजराइल के ऊपर और हमास के ऊपर भी। तो कई लोग बोलते हैं कि किसने ये सीज फायर कराया वगैरह वगैरह। बात ये थी, किसी ने भी कराया हो, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनता तो शायद ये सीज फायर इस प्रकार का नहीं होता। तो एक कैटलिस्ट के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपना अनाउंसमेंट किया था कि या तो आप सीज फायर पे आओ, या और ये जो बंधक आपने बनाया है इनको वापस कर दीजिए, नहीं तो जो नतीजा होगा वो बहुत बुरा होगा आपके लिए। ये धमकी मुझे लगता है हमास के ऊपर, उनको पता लग गया है कि आगे क्या होने वाला है, वो मान गए। और एक तरफ से इजराइल के ऊपर भी दबाव पड़ा है और इजराइल भी मान गई है। कई, जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल के बीच में कई जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, उनके रक्षा मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब लाइन पे आ जाएंगे। दबाव इतना पड़ेगा सभी के ऊपर अमेरिका की तरफ से, वो लाइन पे आ जाएंगे। और अगले 6 हफ्ते तक ये जो फर्स्ट फेज है प्रिजनर रिलीज की, मुझे लगता है ये पूरा हो जाएगा। इस समय पर जो गाजा के लोग हैं जो अलग अलग जगह पर रह रहे थे, क्योंकि सीज फायर लागू नहीं था, अभी उन्होंने भी धीरे धीरे वापस आना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है उनके अंदर भी कुछ उम्मीद है कि अभी ये सीज फायर जो है ये होल्ड होगा। लेकिन ज्यादा जरूरी बात है हमास के साथ किस प्रकार से डील किया जाए, क्योंकि हमास को ये किसी भी हालत पे उनको उठना नहीं देना चाहिए। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही डील करना चाहिए। लेकिन आगे वाले दिनों में पता लग जाएगा कि हमास में सरकार जो बनती है वो गाजा में जो सरकार बनती है वो हमास की होगी या किसी और की होगी, वो आगे वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं सिर्फ रूस और यूक्रेन की एक दो शब्द कहना चाहता हूं। देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन की बात है, यहाँ पर एक सीज फायर आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो अग्रीमेंट बनेगा वो एज इज वेर इज है, कि जो जमीन रूस ने ली है, मुझे नहीं लगता है वो किसी भी हालत में वो जमीन वापस देगा। तो एक तरफ से वो नया स्टेटस को बन गया है, नक्शे नई तरह से ड्रॉ हो गए हैं, और यहां पर मुझे लगता है रूस एक्सेप्ट कर लेगा और यूक्रेन को मजबूरन होके एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
उसके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, यूरोपियन यूनियन के पास भी नहीं है, और अमेरिका मुझे नहीं लगता है वो इस लड़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट अभी देने वाला है। तो ये है मेरे विचार। हाँ जी। जिस तरीके से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ भी कर दिया गया पीयूष जी, जब ये बताया गया शपथ ग्रहण के बाद कि क्या क्या